वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में आधुनिक भारत का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आधुनिक भारत के जो क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन लूसेंट से होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन लूसेंट से होंगे। और ये आपके आधुनिक भारत का पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट में अपलोड किए जाएंगे। इसका पहले प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को बोला जाता है। किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? तो जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख कहा जाता है। किस शासक ने शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा को फारस ले गया था? तो कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। नेक्स्ट है कि तख्ते ताउस जिसे बोलते हैं मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मुहम्मद शाह था। कौन था? मुहम्मद शाह था। नेक्स्ट है कि अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा किस मुगल शासक के काल में किया था? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में किया था, जिसे अली गौहर भी बोला जाता था। और 1803 ईस्वी में, ठीक है, 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? 1761 ईस्वी में होता है। इसमें मराठा की पराजय होती है। ठीक है, इसमें मराठा की पराजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल सम्राट का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? लाल किला में एक हीरा महल है जिसका निर्माण बाद में हुआ है। तो उसका निर्माण कौन सा शासक करवाया था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो कौन करवाया था? बहादुर शाह जफर करवाया था। नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा भारत जो है 17 मई 1498 ईस्वी में कहाँ पर पहुंचा था? पश्चिमी भारत के पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। भारत के पश्चिमी तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। इसका स्वागत जो है कालीकट के राजा जमोरिन करते हैं। ठीक है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया था? तो भारत में जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा बनकर आया था। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और कब आया था? 1505 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसो द अल्बुकर्क, ये दूसरा गवर्नर है, ये वायसराय है आपके पुर्तगालियों का। फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत कब आया था? ये भारत कब आया था? तो 1509 ईस्वी में आता है। ठीक है, ये दूसरा वायसराय है, 1509 ईस्वी में आता है। और साथ में आपको याद रखना है कि 1509 में आता है और 1510 ईस्वी में जो है बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लेता है। तो गोवा को जो है अपने कब्जे में पुर्तगाली कब कर लेते हैं? तो 1510 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। किससे करते हैं? तो यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह जो है बीजापुर का शासक होता है। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कोचिंग में स्थापित की थी। कहाँ पर? कोचिंग में। ठीक है। नेक्स्ट है कि दक्षिण पूर्व तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी। तो दक्षिण पूर्व में जो है या दक्षिण पूर्वी तट पर जो है पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती थी, उसका नाम था सन थोमे। ठीक है, सन थोमे, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन सी व्यापारिक कंपनी आती है? तो पुर्तगालियों के बाद भारत में जो है डच कंपनी आती है। और डचों ने भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ पर स्थापित की थी? मछलीपट्टनम में। कहाँ पर? मछलीपट्टनम में स्थापित की थी।
डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध के माध्यम से हुआ था? तो बेदरा के युद्ध में होता है, इसे बोलते हैं बेदारा का युद्ध भी बोला जाता है। और ये कब होता है? 1759 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में होता है? तो डच एवं अंग्रेज़ों के बीच में होता है बेदारा का युद्ध, ठीक है। इसके बाद डचों का जो है अंतिम रूप से भारत से इन्हें बाहर कर देते हैं अंग्रेज। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार पत्र कब प्रदान किया था? तो कब प्रदान किया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और कितने वर्षों को व्यापार करने की अनुमति दी थी? 15 वर्षों के लिए शुरुआत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। तो इसे आपको याद रखना है कि मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज कौन आता है? तो कैप्टन हॉकिंस आते हैं। और जो कैप्टन हॉकिंस हैं वो किसका राजदूत हैं? तो जेम्स प्रथम के राजदूत हैं। और कब पहुंचते हैं जहांगीर के दरबार में? तो 1609 ईस्वी में पहुंचते हैं। और कहाँ पर पहुंचते हैं? ये भी आपको ध्यान रखना है, आगरा में पहुंचते हैं। कहाँ पर? आगरा में। आपसे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, रेड ड्रैगन था। कौन था? रेड ड्रैगन। नेक्स्ट है कि 1611 ईस्वी में पूर्वी तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किस स्थान पर व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? तो किस स्थान पर व्यापारिक कोठी स्थापित की थी पूर्वी तट पर प्रथम बार? तो मुसलीपट्टनम में। कहाँ पर? मुसलीपट्टनम में। मुसलीपट्टनम किस राज्य में है वर्तमान में? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर सर्वप्रथम अपने व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? ये बोलना पश्चिमी तट, ये था पूर्वी तट, ठीक है। पूर्वी तट में 1611 में कहाँ पर? मुसलीपट्टनम में। और पश्चिमी तट में जो है 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित करते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो स्टूडेंट होते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट है कि गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान, कब जारी किया? तो 1632 ईस्वी में जारी किया। अंग्रेज सुल्तान को जो है 500 पगोड़ा वार्षिक कर देकर जो है गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक जो है व्यापार कर सकते थे। कौन? अंग्रेज। कितना पगोड़ा देके? मात्र 500 पगोड़ा सुल्तान को देकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी एवं ब्रिटेन के राजकुमार जिसका नाम है चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ, ठीक है। इस अवसर पर भारतीय शहर को दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दिया। तो कौन सा शहर जो है एक तरीके से दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने अंग्रेज के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दिया था? तो बम्बई को दिया था, ठीक है। बम्बई को। किसे दिया था? बम्बई को। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को कितने पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था? तो 10 पाउंड वार्षिक किराए के 10 पाउंड किराए पर, आपके वार्षिक किराए पर दिया गया था बम्बई को। किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसे देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर रही थी, उनका वर्चस्व था जो बोल सकते हैं। 1687 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर कहाँ बनाई थी? तो मुख्यालय जो है सूरत से हटाकर कहाँ बनाते हैं? बम्बई बनाते हैं, ठीक है। बम्बई बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन 3 गांवों की ज़मींदारी जो है 1200 रुपये में प्राप्त की है? ईस्ट इंडिया कंपनी आपके प्राप्त करते हैं कितने में? मात्र 1200 रुपये में। और किससे ये प्राप्त करते हैं? तो ये बंगाल के नवाब से प्राप्त करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 3 गांव की ज़मींदारी जो दी गई थी वो गांव कौन कौन था? तो आपको याद रखना है, सूतानाती था, कालीकट था एवं गोविंदपुर था, ठीक है।
सुतानाती, कालीकट एवं गोविंदपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपको याद रखना है, फोर्ट विलियम के जो प्रथम प्रेसिडेंट थे चार्ल्स आयर थे। कौन थे? चार्ल्स आयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता या कोलकाता नगर की नींव किसने डाला था? तो जॉर्ज चारनॉक ने डाला था। जॉर्ज चारनॉक ने कलकत्ता या कोलकाता नगर की नींव डाला था। भारत में जो है फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो भारत में जो है फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना फ्रैंक कैरो के द्वारा जो है सूरत में स्थापित की गई थी। और कब की गई थी? 1668 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसिस मार्टिन ने पांडुचेरी की स्थापना कब की थी? तो 1674 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पांडुचेरी की स्थापना जो है फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1674 ईस्वी में। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 48 में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। और समाप्त किस संधि के माध्यम से हुआ था? तो ला सपाल की संधि के माध्यम से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। अंग्रेजी सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में वांडीबास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को कब पराजित किया था? तो 1760 ईस्वी में पराजित किया था। कब किया था? 1760 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीन लिया? तो 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ हस्तांतरित की थी? मुर्शिद कुली खां ये बंगाल के नवाब हैं। तो अपनी राजधानी जो है ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मुर्शिदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो भागीरथी नदी के किनारे मुर्शिदाबाद स्थित है। नेक्स्ट है कि इजारेदारी प्रथा, वेरी इंपॉर्टेंट है, तथा कृषकों को तकाबी ऋण, खेती के लिए अग्रिम ऋण को बोलते हैं तकाबी ऋण। ठीक है। बंगाल के किस शासक ने प्रदान की थी? तो बंगाल के मुर्शिद कुली खां ने प्रदान की थी। ठीक है, किसानों को। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसके शासनकाल में? अलीवर्दी खां के शासनकाल को जो है भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को। और इसमें किसके किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो इसका डेट याद रखिए कब होता है? 23 जून 1757 ईस्वी को। और अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में होता है। इसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी किस नदी किनारे स्थित है? जो प्लासी जहाँ पर युद्ध हुआ वह किस नदी किनारे स्थित है? तो भागीरथी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, भागीरथी नदी किनारे स्थित है। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफ़र बनता है। कौन बनता है? मीर जाफ़र 1757 ईस्वी में, क्योंकि मीर जाफ़र जो है संयंत्र में शामिल था। उसी शर्त पर जो है अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को शासक बनाया था, नवाब बनाया था। मीर जाफ़र के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफ़र के बाद जो है बंगाल का नवाब मीर कासिम बनता है। कब? 1760 ईस्वी में, क्योंकि जो मीर जाफ़र है अंग्रेज़ों की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसे सत्ता से हटा दिया गया और मीर कासिम को सत्ता दे दी गई। ठीक है, तो कब बनता है मीर कासिम बंगाल का नवाब? 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से कहाँ ट्रांसफ़र की थी?
तो मुंगेर ट्रांसफ़र की थी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? मुंगेर, बिहार। मुंगेर जो एक बिहार में जिला है, वहाँ पर ट्रांसफ़र किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में होता है, ठीक है। और इसमें जो है अंग्रेज़ की तरफ से हेक्टर मुनरो होते हैं, जबकि इसके विरोधी मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में जो है बक्सर का युद्ध होता है। एक पक्ष में आपके अंग्रेज़ होते हैं और एक पक्ष में जो भारतीय आपके नवाब हैं, शासक हैं, मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल, याद रखिएगा, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय होते हैं, ठीक है। और बक्सर के युद्ध में जो है ये जो त्रिगुट है ये हार जाती है और अंग्रेज़ इसमें जीत जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसूर का संस्थापक कौन था? तो हैदर अली जो है मैसूर का संस्थापक थे। और मैसूर की स्थापना कब की जाती है? तो 1761 ईस्वी में। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था? तो हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान था, ठीक है, टीपू सुल्तान था। श्रीरंगपट्टनम में किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था? तो टीपू सुल्तान ने जो है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। और साथ में याद रखिएगा कि फ्रांस के जैकोबियन दल का सदस्य था। कौन? टीपू सुल्तान, फ्रांस का जैकोबियन दल। आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पर जैकोबियन दल जो है फ्रांस का देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है कि शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? तो शेर ए मैसूर जो है टीपू सुल्तान को बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिख संप्रदाय की स्थापना का जो श्रेय है गुरु नानक देव को दिया जाता है, जो सिखों के प्रथम गुरु हैं, ठीक है, गुरु नानक देव। नेक्स्ट है कि इसके बाद लिखा गया है कि यह बादशाह बाबर व हुमायूं, अच्छा ठीक है, यह बादशाह बाबर व हुमायूं के समकालीन थे। बादशाह, ये बादशाह नहीं कर, ये गुरु कर लीजिएगा, ठीक है। ये गुरु जो आपके गुरु नानक हैं ये बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय किसने शुरू किया था? तो गुरु नानक ने शुरू किया था, ठीक है, गुरु नानक ने। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद थे सिखों के दूसरे गुरु, जिसने जो लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। इसे लंगर व्यवस्था को शुरू तो किया था गुरु नानक देव ने, लेकिन उसे अस्थायी कौन बना दिया? गुरु अंगद ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया? ठीक है, सिखों को जो है सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया, ठीक है। तो किसने करवाया था? सिखों के 8वें गुरु हरगोविंद ने, ठीक है, सिखों के 8वें गुरु हरगोविंद ने कराया था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के जो है अंतिम एवं 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और इनका जन्म कब होता है? तो 1666 ईस्वी में इनका जन्म होता है। जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है उसके बाद गुरु जो है किसे मान लिया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। किसने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है कि रंजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था? तो शुकरचकिया मिसल में हुआ था। और आपको ध्यान रखना है टोटल कितने मिसल थे? 12 मिसल थे, जिसमें जो सबसे मजबूत जो मिसल था शुकरचकिया मिसल था, ठीक है। अमृतसर की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अमृतसर की संधि जो है 1809 ईस्वी में होती है, 1809 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में होती है? तो रंजीत सिंह, महाराणा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेडकॉफ के बीच में होती है, ठीक है। चार्ल्स मेडकॉफ और महाराणा रंजीत सिंह के बीच में होती है। और कब होती है? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि होती है। नेक्स्ट है कि रंजीत सिंह का राज कितने सूबों में बटा हुआ था?
ठीक है, कितने प्रांत में बटा हुआ था, तो 4 प्रांतों में बटा हुआ था। इसमें पेशावर था, कश्मीर था, मुल्तान था और लाहौर था। ठीक है, ये 4 प्रांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए हैं। पंजाब को किस अंग्रेज गवर्नर ने अंग्रेजी राज में मिलाया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है मिला लेता है अंग्रेजी राज में, और कब मिलाता है, तो 29 मार्च 1849 ईस्वी को। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो जो बंगाल के प्रथम गवर्नर हैं रॉबर्ट क्लाइव हैं। कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, जिनका शासनकाल जो है 1757 से 1760 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद इनको पुनः जो है इलाहाबाद की संधि करने के लिए बुलाया जाता है। 1765 ईस्वी में इनको बुलाया जाता है। तो 1765 से 1767 के बीच में ही फिर गवर्नर रहते हैं। इलाहाबाद की संधि आपको हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है, नहीं तो इलाहाबाद संधि पर हम लोग एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए कितने उप दीवान नियुक्त किया था, तो 2 उप दीवान नियुक्त किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम याद रखिएगा कि बंगाल के लिए जो है मोहम्मद रजा खां हैं, सॉरी बंगाल के लिए, ठीक है, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां हैं, और बिहार के लिए राजा सिताब, कर लीजिएगा किताब लिखा गया है, राजा सिताब राय। ठीक है, राजा सिताब राय थे। ठीक है, तो फिर से बोल देते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए कितने उप दीवान नियुक्त किया था, तो 2 उप दीवान नियुक्त किया था। इसमें याद रखना कौन नियुक्त किया था, रॉबर्ट क्लाइव। उसमें जो बंगाल के उप दीवान थे जिनका नाम था मोहम्मद रजा खां, और बिहार के उप दीवान थे जिसका नाम था सिताब राय। और लास्ट क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो है प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है। कौन है, वारेन हेस्टिंग। इनका शासनकाल 1774 से 1785 ईस्वी तक रहता है। कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा कब स्थापित किया गया था, तो 1781 ईस्वी में जो है कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब की थी, तो 1782 ईस्वी में जो है जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी 1782 में। नेक्स्ट है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी, तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने कब की थी, 1780 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट है, द बंगाल गजट। नेक्स्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो एक रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने की थी, तो वारेन हेस्टिंग ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि कॉर्नवालिस ने प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब करवाया था, तो 1793 ईस्वी में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था कॉर्नवालिस का कोड। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड। किस अंग्रेज गवर्नर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, जो व्यक्तिगत व्यापार कर रहे थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, तो जॉन शोर ने बनाई थी। और अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू किया गया था, भारत के किस किस राज्यों में, तो भारत के वर्तमान जो राज्य हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, ये आपके ज़िला है उत्तर प्रदेश का, और मद्रास के उत्तरी ज़िले में लागू की गई थी। तो याद रखिएगा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा मद्रास के उत्तरी ज़िले में जो है स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी।
भारत में किसे नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है और इसका जो कार्यकाल रहता है 1786 से 93 और 1805 ईस्वी में इसका कार्यकाल रहता है। जब 1805 ईस्वी में भारत में आते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है अपनी पद पर ही। नेक्स्ट है कि सहायक संधि की पद्धति किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? तो आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड बेलेजली ने जो है शुरू किया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पहली बार जो है इसका प्रयोग डुप्ले के द्वारा किया गया था। डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सहायक संधि की पद्धति किस गवर्नर ने शुरू किया? तो लॉर्ड बेलेजली ने। अगर पूछ देगा कि पहली बार, तो डुप्ले जो एक फ्रांसीसी गवर्नर थे उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। बेलेजली के द्वारा इसका जो विस्तृत रूप से इसे लागू किया गया था सहायक संधि को। हैदराबाद ने अंग्रेज़ों से सहायक संधि कब की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हैदराबाद ने जो है अंग्रेज़ों से सहायक संधि 1798 ईस्वी में करता है। कब करता है? 1798 ईस्वी में। हैदराबाद के बाद जो है अंग्रेज़ के साथ सहायक संधि कौन करते हैं? मैसूर। ये कब करते हैं? 1799 ईस्वी में। उसके बाद तंजौर 1799 ईस्वी में, तंजौर भी। अवध 1801 ईस्वी और पेशवा ये भी 1801 ईस्वी में। बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी में ये भी आपके अंग्रेज़ के साथ सहायक संधि करते हैं। सिंधिया 1804 में। एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जो हैं जोधपुर है, जयपुर है, मच्छेड़ी है, बूंदी है और भरतपुर है। तो इसमें आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अंग्रेज़ों ने सहायक संधि जो राज्य दे देगा कि आपको मैच करना है। तो जैसे कि अगर हैदराबाद से सहायक संधि कब की गई थी? तो 1798 और मैसूर के साथ 1799। इस तरीके से आपको याद रखना। डेट इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1800 ईस्वी में। और कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में। और किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। और साथ में आपको याद रखना है कि नागरिक सेवा में भर्ती जो भी युवक थे उनका प्रशिक्षण दिया जाता था कहाँ पर? कोलकाता में। लेकिन बाद में जो है 1806 ईस्वी में जो आपके ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता है, यहाँ पर ट्रेनिंग इनको नहीं दिया जाने लगा और उसके स्थान पर इंग्लैंड में ही एक कॉलेज खोला गया जिसका नाम था हेलेबरी कॉलेज। वहाँ पर आपको जो नागरिक सेवा के युवक थे उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। और यह प्रशिक्षण कितने वर्ष तक चलता था? तो यह प्रशिक्षण 2 वर्ष तक चलता था। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वयं को बंगाल का शेर किसने कहा था? तो स्वयं को जो है बंगाल का शेर लॉर्ड बेलेजली ने कहा था और इसका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहता है। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 25 अक्टूबर 1809 ईस्वी को। अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि कब हुई थी? तो मार्च 1816 ईस्वी में। आंग्ल एवं नेपाल युद्ध का अंत। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि संगोली की संधि कब हुई थी? तो मार्च 1816 ईस्वी में संगोली की संधि हुई थी और अंग्रेज एवं नेपाल के बीच में। पिंडारियों का दमन किस गवर्नर ने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। कौन किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था। जो पिंडारी थे एक लूटपाट ग्रुप था। ठीक है। वर्मा एवं अंग्रेजी के बीच यानडूब की संधि कब हुआ? तो 1826 ईस्वी में जो है बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच में यानडूब की संधि होता है। नेक्स्ट है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर पूछ देगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ आपको बोल रहे हैं। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर पूछ देगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये दोनों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंग ने कब सती प्रथा को समाप्त कर दिया? तो 1829 ईस्वी को। ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंग ने कर्नल सलीम की सहायता से कब ठगी प्रथा को समाप्त किया?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कर्नल सलीम, ये बीपीएससी में 2 बार पूछा जा चुका है। तो वेंटिंग ने कर्नल सलीम की सहायता से कब ठगी प्रथा को समाप्त किया था? तो 1830 ईस्वी को, ठीक है। सन 1835 ईस्वी में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड बेंटिंग ने जो है कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कोलकाता में किया था। किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? किसकी अनुशंसा पर अंग्रेजी को जो शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर। नेक्स्ट है कि शिशु वाल्का की हत्या पर किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंध लगा दिया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, और इसका कार्यकाल जो है 1835 से 1836 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट है कि कोलकाता से दिल्ली तक गैन ट्रैक रोड का मरम्मत किस गवर्नर जनरल ने करवाया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने। कौन करवाया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने, ठीक है। गवर्नर का नाम है, याद रखिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताना कि जो गैन ट्रैक रोड है इसे बनवाया कौन था, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो अगस्त 1843 ईस्वी को सिंध को जो है पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज में मिला लिया गया था। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से शुरू हुई थी? तो 1893 ईस्वी से। कब से? 1843 ईस्वी से, ठीक है। 1843 ईस्वी से जो है रविवार की छुट्टी की शुरुआत होती है। कब से? 1843। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था 1848 से 1856 के बीच में था। इसमें आपको याद रखना है कि सिख और अंग्रेज़ों के बीच में जो है द्वितीय युद्ध कब होता है? तो 1848 से 49 के बीच में। और जो पंजाब है, जो सिखों का राज पंजाब था, उसे जो है ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया जाता है? तो 1849 ईस्वी में। इसमें सारे पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि डलहौजी ने सिक्किम को कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो कब मिलाया था? 1850 ईस्वी में मिलाया था। और किस लिए मिलाया था? तो 2 डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगा के जो है डलहौजी ने सिक्किम को अपने राज्य में मिला लेता है, ठीक है, सिक्किम को। और आप लोग कमेंट करके बताना है कि सिक्किम जो है किन किन देशों से अपनी सीमा साझा करती है। सिक्किम जो है किन किन इंटरनेशनल मतलब किन किन देशों से अपनी सीमा साझा करती है, ये आपको बताना है, ठीक है, सिक्किम के बारे में। नेक्स्ट है कि व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किस गवर्नर ने दिया था? तो किस गवर्नर ने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। इसके तहत जो है सर्वप्रथम सतारा को अंग्रेज़ों ने अपने अंदर लिया था डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कि अवध को कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1856 ईस्वी में। और उस समय शासक कौन थे अवध का? तो वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कुशासन का आरोप लगा के अवध को अपने कब्जे में कर लेता है कौन? अंग्रेज। शिक्षा संबंधी सुधार वुड डिस्पैच को कब लागू किया गया था? जो वुड डिस्पैच है इसे कब लागू किया गया था? तो 1854 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो डलहौजी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कब तीनों प्रेसिडेंसियों कोलकाता, मद्रास और मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो 1857 ईस्वी में, ठीक है, 1857 ईस्वी में। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जो है भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। और भारत में प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में जो है प्रथम रेल मुंबई से थाने के बीच में चलती है। और कितना किलोमीटर चलती है टोटल? 34 किलोमीटर। और कब चलती है? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया? तो 1854 ईस्वी में जो है नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया। और भारत में पहली बार
डाक टिकट का प्रचलन हुआ 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना जो है पहली बार भारत में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाया था? तो शिमला में बनाया था। कहाँ बनाया था? शिमला। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि शिमला वर्तमान में किस राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी? तो कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है कि भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कब किया गया था? मतलब भारत और लंदन दोनों में, भारत और जहाँ लंदन लिखा गया है इंग्लैंड के लिए, ठीक है। तो ये परीक्षा का आयोजन किया जाता था लंदन में किया जाता। कहाँ पर? लंदन में किया जाता था, जबकि भारत में इलाहाबाद में किया गया था। तो दोनों परीक्षा जो है एक ही डेट में किया गया। तो कब किया गया? तो 1922 ईस्वी में, ठीक है। 1922 ईस्वी में किया गया था। भारत में कंपनी द्वारा निर्मित अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में जो है कंपनी द्वारा नियुक्त जो है अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1856 से 1862 ईस्वी तक। 1856 से 1862 ईस्वी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? 1856 ईस्वी में, ठीक है, 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि महालेखा परीक्षक पद का सृजन कब हुआ? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1857 ईस्वी में जो कैनिंग के समय में होता है। स्वतंत्रता के बाद जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाता है कौन? महालेखा परीक्षक, उसे हम लोग पूरा बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आज़ादी के बाद। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है मुगल सम्राट के पद को क्या करता है? समाप्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट है कि अपराध विधान संहिता कब लागू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कब लागू होता है? 1859 में, ठीक है, 1859 में। नेक्स्ट है कि इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861 ईस्वी में पारित हुआ था, जिसे पोर्टफोलियो प्रणाली भी बोला जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट को, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू किया गया था? तो 1861 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुआ था? तो सन 1865 ईस्वी में, ठीक है, 1865 ईस्वी में जो है भारत एवं यूरोप के बीच में जो है प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो कृषि विभाग की स्थापना जो है 1872 ईस्वी में की गई थी, कृषि विभाग की स्थापना। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो है अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में जो है लॉर्ड मेयो के काल में होता है। याद रखिएगा, इसके लॉर्ड मेयो के काल में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में वायसराय के बारे में पूछा जाता है बार बार, ठीक है। नेक्स्ट है कि कूका आंदोलन
किस राज्य में हुआ था? तो जो कूका आंदोलन हुआ था ये पंजाब राज्य में हुआ था। कहाँ पर? पंजाब राज्य में। नेक्स्ट है कि लॉर्ड लिट्टन के द्वारा आर्म्स एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1878 ईस्वी में, ठीक है, 1878 ईस्वी में जो है लॉर्ड लिट्टन के द्वारा जो है आर्म्स एक्ट पारित किया गया था। भारतीयों द्वारा जो है हथियार रखने का जो अधिकार था छीन लिया गया था आर्म्स एक्ट 1878 के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा कि भारतीयों द्वारा जो है हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था आर्म्स एक्ट 1878 के द्वारा लॉर्ड लिट्टन ने छीना था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये आपके 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। इसमें क्या था कि भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। वेरी वेरी सब इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। किस अखबार में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो जो पैनियर एक अखबार था उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था, ठीक है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये समाप्त कब हो गया? तो 1882 ईस्वी में समाप्त होता है। और किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। और वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है किसके द्वारा लाया जाता है? तो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया जाता है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय के शासनकाल में सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम, यहाँ ध्यान रखिएगा, अधिकतम आयु सीमा घटाकर 19 वर्ष कर दी गई? मतलब 19 वर्ष से प्लस व्यक्ति जो है आईएएस का परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा कौन से जो वायसराय हो नियम लाया था? तो लॉर्ड लिट्टन ने लाया था, ठीक है, लॉर्ड लिट्टन ने लाया था। साथ में आपको ध्यान रखना है कि 19 से 21 अधिकतम सिविल सेवा परीक्षा देने की जो आयु है किसने बढ़ा दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न को डिस्कस किए हैं जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम लोगों ने इसका पहले 1, 2, 3 पार्ट को भी डिस्कस कर लिया है। आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।